हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं कॉलेज की जिंदगी में घटी 5 दोस्तों की अजीब सी सच्ची कहानियाँ, जिन्हें हम एक एक करके आप सभी को सुनाने वाले हैं। हर कहानी अपने भीतर एक नया रहस्य, एक नई दहशत और एक अनकही सच्चाई छुपाए बैठी है। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं इस रहस्यमय कहानी की ओर, जहाँ एक साधारण सी सिटी की धुंध रात की खामोशी को चीरकर किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। ये बात है हमारे कॉलेज के दिनों की, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। बेखौफ, बेपरवाह और जिंदगी की असलियत से अभी अभी मिलना शुरू ही हुआ था। हम सब दोस्त अक्सर साथ रहते थे और हमारे ग्रुप में लड़कियों की तादाद भी काफ़ी अच्छी थी, जो हर मजाक, हर टांग खिंचाई, हर मुश्किल को हंसी में काट दिया करती थी। लेकिन उस रात हंसी की जगह एक अजीब सी सर्द खामोशी उतरने वाली थी। ठंड का मौसम था। ऊपर आसमान तक फैली ओस की सफ़ेद चादर और नीचे मिट्टी पर ठहरी हुई थी ठंड, जिसे हम सब अलाव जलाकर कम करने की कोशिश कर रहे थे। एग्जाम बस खत्म ही हुए थे। सबके चेहरे पर राहत थी और थकान में थोड़ी सी मस्ती घुली हुई थी। हम सब, उत्कल, बान, नेहा, रेशमा, दीप और मैं, नियोर, अलाव के गर्द में गोल होकर बैठे थे। हल्की हल्की आग की परछाइयाँ हमारे चेहरे पर काँप रही थी। बातें शुरू हुई। किसने कैसे पढ़ाई की, कौन एग्जाम से कितना डरा था और कौन पास होने की कितनी तुकबंदी देख रहा था। हंसी मजाक के बीच उत्कल ने कहा, चलो आज कुछ अलग सुनते हैं, कुछ सच में डरावना। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और मानो वही एक पल था जब पूरी रात की फिजा बदल गई थी। फैसला हुआ, हर कोई अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्ची घटना सुनाएगा। कागज में चिट निकाली गई। पहला नाम आया रेशमा का, और उसी पल उसके चेहरे की हंसी अचानक कहीं गुम हो गई। हम सब उसके पास सिमट कर बैठ गए थे। बीच में जलती आग, हवा में उड़ती राख और आसपास गहरा अंधेरा, जिसमें पैरों की परछाइयाँ धीरे धीरे हिल रही थी। रेशमा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई पुरानी परछाई आज भी जिंदा होकर उठी हो। उसने धीमे टूटे स्वर में कहा, मुझे लगा था मैं कभी दोबारा इस बात को याद नहीं करूंगी, पर शायद आज रात वो भी हमें देख रही होगी। उसके ये कहते ही हवा में एक ठंडा झोंका आया। अलाव की लौ जोर से कांपी और हम सब के दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। रेशमा की नज़र नीचे थी, बस नीचे। आग की चमकती राख को घूर रही थी। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इसने मुझे जिंदगी भर के लिए बदल दिया। इतना कहते ही उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। हम सब चुप थे, सिर्फ आग की वो आवाज़ और दूर कहीं किसी अजीब जानवर की धीमी कराह सुनाई दे रही थी। और उसी पल लगने लगा कि इस रात का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं रहा, वो कुछ और बन चुका था। रेशमा ने आग की लपटों को देखते हुए कहना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसा कंपन था जिसमें पुराना डर फिर से सांस ले रहा था। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब रेशमा की पूरी कहानी मैं, नियोर, उसी की जुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि उस दास्तान की दहशत में कहानी कहीं अधूरी ना रह जाए। इसीलिए अब जो आप सुनने वाले हैं वो रेशमा का किस्सा नहीं, उसकी कांपती हुई यादें हैं। हुइशल, एक श्रापित रात की कहानी। रेशमा के माध्यम से कॉलेज में दाखिल लेते ही मेरी एक ही इच्छा थी, अकेले रहना।
किसी का रोकना टोकना ना किसी की पाबंदी मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था। इसीलिए कॉलेज के करीब 4 किलोमीटर दूर मुझे एक बड़ी हवेली के पिछवाड़े में बना 2 कमरे का एक छोटा सा घर मिल गया था। जगह शांत थी, इतनी शांत कि कभी कभी हवा की सरसराहट भी अजीब लगने लगती थी। चारों तरफ खुला मैदान, हल्की सी नमी और दूर से आती पक्षियों की आवाजें, इन सब में मुझे वो सुकून मिलता था जिसे मैं खोज रही थी। और इसी खुशी में मैं अक्सर अकेले ही मैं गुनगुनाया करती, कभी गाना, कभी हल्की सी विशल। मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब मैं धुनों में खो जाया करती थी। लेकिन मेरे कमरे के बिल्कुल पास एक घना बांस का झुरमुट था। उसके बगल में पड़ा था एक पुराना शांत जम चुका एक तालाब और ठीक झुरमुट के बीचों बीच एक काफी बड़ा पुराना जंगली पेड़ खड़ा था। दिन में ही उस पेड़ को देखकर मुझे डर सताया करती थी और जब हवा उसमें से गुजरती तो पत्तों की आवाज कुछ ऐसी लगती जैसे कोई दूर कहीं धीमे धीमे उदासी से अपना गाना गा रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जब मैं व्हिसल बजाती तो पेड़ के पत्ते भी मेरे धुनों के साथ साथ हल्के हल्के थरथराने लगते। ये मेरा वहम था शायद, या शायद कुछ और पेड़ को देखते ही एक अजीब सा डर हमेशा मेरे अंदर घुस आया करता था, जैसे कोई मुझे चुपचाप, काफी चुपचाप देख रहा हो। दिन बीतते गए, मैं अपनी धुनों, अपनी आज़ादी में खुश थी, लेकिन अक्सर उस घर की दादी माँ मुझे टोका करती, एक अजीब सी चेतावनी के साथ। वो कहती, घर के अंदर शाम को व्हिसल नहीं बजाते बेटे, अशुभ होती है। ये बात सुनकर मैं हंसकर टाल देती। रोक टोक हमेशा मुझे खटकती थी और जितना वे रोकती उतना ही मैं और जोर से व्हिसल बजाने लगती। उस घर के मालिक व्यापारी थे जो अक्सर बाहर रहते थे, पर उनका परिवार मुझे अच्छा व्यवहार करता था। कुछ ही दिनों में उनके परिवार से अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन पूरा परिवार किसी काम से बाहर गया और अचानक पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। उस बड़ी हवेली में सिर्फ मैं और एक काम वाली बाई। लेकिन एक दिन शाम ढल रही थी, बाहर वो जंगली पेड़ अंधेरे में और काला दिखाई दे रहा था। हवा तेज होने लगी थी, पर मैं अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। मन में काफी कुछ बातें चल रही थी और साथ ही दोनों के साथ जैसे हमेशा की तरह हल्की हल्की व्हिसल बजाते हुए मैं खो चुकी थी। गानों की धुन जैसे मैं अक्सर दोहराती थी। कमरे में गूंजती मेरी सीटी और बाहर पेड़ के पत्ते फिर एक बार अजीब सी लय में हिलने लगे। लेकिन अचानक बांस के झुरमुट में कुछ भारी सा हिला और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर अंधेरे से मेरे व्हिसल का जवाब दिया हो। धीमे, काफी धीमे एक सीटी वही झुरमुट के भीतर से मुझे वापस मिली। रेशमा की आवाज इस हिस्से पर आते आते कांपने लगी। आग की लपटें उसके चेहरे पर अजीब परछाइयां बना रही थी और हम सब बिना पलके झपकाए उसकी कहानी में डूब रहे थे। नेहा ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर रेशमा ने कहा, और उस रात हम सब खाना खा चुके थे। हल्की बारिश अब बूंदों में नहीं बल्कि फिसलती हुई परछाइयों की तरह दीवारों पर सरक रही थी और बारिश की धुनों में मैं फिर से व्हिसल बजाने लगी। फिर काम वाली बाई ने अचानक कहा, रात को व्हिसल मत बजाया कर दीदी, ये घर सबको पसंद नहीं करता। बाई ने जो कहा था उसे मैं तब मजाक समझ बैठी थी। उनकी आवाज कांप रही थी, पर मैंने उसे पहले की तरह फिर नजरअंदाज कर दिया। फिर रात में हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मैं छत की तरफ देख रही थी। बारिश की बूंदें, मिट्टी की गंध और हल्की सी ठंड। उसी में मैं फिर अपने फोन पर गाना चलाकर धीमे धीमे व्हिसल बजाने लगी। गाना था, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।
गाने की धुन कमरे में तैर रही थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वातावरण एकदम से बदल गया था। मुझे साफ साफ महसूस हुआ झुरमुट और उस बड़े पेड़ की दिशा से कोई या कुछ मुझे देख रहा है। ना सिर्फ देख रहा था बल्कि हंस रहा था, जो मैं काफी धीमे सुन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पास के पत्तों के बीच दो परछाइयां खड़ी हो और एक दूसरे से मेरे बारे में धीमे स्वर में कुछ फुसफुसाकर बात कर रही हो। मेरे सीने में सिरन फैलने लगी। मैं डर कर कमरे में लौट आई और खुद को कंबल में लपेट लिया। और तभी मुझे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। हल्की हवा खिड़कियों से सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। मैंने करवट बदली और दरवाजे की तरफ पीठ करके सोने लगी। तभी एक ठंडी सांस मेरे गर्दन के बिल्कुल पीछे लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चेहरा बस कुछ इंच दूर हो, और फिर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे तक सरक आया। मेरी सांस अटक गई। उससे भीगी हुई एक भारी टूटी आवाज मेरे कान के पास फुसफुसाई। किसका चेहरा देखना है तुम्हें बेटा? मैं डर से सहम गई थी, लेकिन फिर एक डरावनी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। ये कोई भ्रम नहीं था। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती फाड़ देगा। और जाने किस ताकत के वश में या किस दहशत के चलते मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ कर देखा। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह फट गई। मेरे सामने एक औरत बैठी थी, बाल लंबे भीगे हुए, कंधे पर चिपके हुए, और वो अपने बालों को खींचकर तोड़ रही थी और तोड़ते हुए हंसी। और दर्द से मुझे घूर कर देख रही थी। उसका चेहरा नहीं, एक थका हुआ फटा हुआ नकाब था। उसकी आंखों में गहराई नहीं, खाली गड्ढे थे, और उन खड्डों में कुछ हिल रहा था जैसे कीड़े हो या परछाइयां। वो मेरे बिल्कुल पास झुककर एक अजीब सी मस्करी हंसकर हंसी। उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी आंखों को देखते हुए मेरे छाती पर चढ़कर बैठ गई। वो झुकी, उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी, बासी सड़ी हुई खून जैसी गंध। और अचानक उसने अपनी सारी गीली उंगलियों से मेरे होठों को छुआ और खींचा, जैसे वो मेरी आवाज, मेरी सांस या मेरी आत्मा निकाल चुकी हो। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे मुंह से सिर्फ किसी जानवर जैसी कराह निकल रही थी। मेरी कराहती आवाज सुनकर उसी वक्त बाई ने दरवाजा खोला और वो चीख पड़ी,
हाय माँ के उसे वो परछाई दिखी, लेकिन अधूरी, लेकिन इतनी कि उसकी टांगे कांप गई और वो औरत की परछाई मेरे सीने से उतरकर दीवार की अंधेरी रेखाओं में यूं समा गई जैसे पहले से वही होना उसकी असली जगह हो। और फिर मैं बेहोश हो गई। रेशमा ने आग की धीमी लपटों को झांकते हुए अगले शब्द बोले। उसकी आंखें बुझी हुई थी, जैसे वो इस कहानी में अभी भी कहीं फंसी हुई हो। फिर रेशमा ने कहा, अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली, शरीर काफी भारी था, जैसे सारी रात किसी ने मेरी सांसें निचोड़ कर पी ली हो। कमरा सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सरन थी। बाएं मेरे पास खड़ी थी, उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखों में काफी डर था। उन्होंने कहा, दीदी, रात को जो आई थी वो क्या था? मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बारिश का पानी तालाब में शांत था, पर उस बड़े जंगली पेड़ के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे वहाँ कोई रात भर खड़ा रहा हो या किसी को घसीट कर ले गया हो। अचानक उस जंगल से धीमी सीटी की आवाज आई, वही धुन जो मैंने रात को बजाई थी। उस दिन के बाद मैंने तुरंत वो घर छोड़ दिया, ओनर को कुछ नहीं बताया, और ये बात मैं बोल नहीं पा रही थी। पर असली डर घर छोड़ने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि जब भी मैं कहीं अकेली होती हूँ, किसी भी कमरे में, किसी भी मोड़ पर, कभी कभी देर रात, ठीक मेरे कंधे के पीछे एक ठंडी सांस महसूस होती है और कोई फुसफुसाया करता है। मैं अब सीटी नहीं बजाती, मुझ में वो हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी रात की खामोशी में किसी और की सीटी मुझे खुद ही खोज लेती है। ये कहते ही रेशमा डर से सहम गई और हम भी। हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी जम गई थी। उसी वक्त उत्कल ने धीरे से सूखी लकड़ी उठाई और उसे जल्दी आग में झोंक दिया। लकड़ी की चटकने की आवाज आई। आग अचानक भड़क उठी, जैसे किसी ने उसके भीतर सांस भर दी हो, गहरी, भयानक, जिंदा सांस। उत्कल ने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आप बारी किसकी है? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। सबकी निगाहें उस छोटी सी कागज पर टिक गई थी। अंगारों की लपटें हल्की हल्की कांप रही थी और माहौल अचानक भारी हो गया था। कागज धीरे धीरे खोली गई और एक नाम उभर कर आया, उत्कल का। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे अंधेरे ने चारों ओर पकड़ मजबूत कर ली। सबकी आंखें उत्कल की ओर मुड़ गई और उसी पल महसूस हुआ कि एक नई कहानी, एक नया मोड़ और एक और भी डरावना किस्सा जन्म लेने वाला है। दोस्तों, यही थी हमारे कॉलेज की विशल वाली कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही डार्क और रियल फील कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ ला सकूं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।